वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। बेटा, टेंथ के बाद जो बच्चे 11th में इंटर कर रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने वेल डिज़ाइंड कोर्स शुरू किया है। फाउंडेशन, नीट और आईआईटी जेईई के लिए, जो कि डेडिकेटेड क्लास होगा। यहाँ पर मैं डॉक्टर मोहम्मद खलील अहमद आप लोगों का फाउंडेशन क्लास 11th में स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग ये समझेंगे कि जब हम क्लास 11th में जा रहे हैं, जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो स्पेशली फिजिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है, और जो चीज़ पढ़नी है उसका एक्सटेंट कहाँ तक है, उसका विस्तार कहाँ तक है, मेरे 12th तक के सिलेबस में उसका रोल क्या है। जब हम आईआईटी और नीट की तैयारी करेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस किस हद तक होगा, इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग पहले फाउंडेशन क्लास में चर्चा करेंगे। तो फिर से एक बार मैं डॉक्टर खलील अहमद फिजिक्स लेक्चर सीरीज में ओमेगा प्रो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या है और मुझे क्या पढ़ना है, जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। देखिए बेटा, फिजिक्स क्लास 11th, द टॉपिक्स फॉर दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का इंट्रोडक्शन है ये। यहाँ पर हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन उठता, बच्चे करते हैं कि सर हम लोगों का बुक क्या है, हम लोग कौन सी किताबें पढ़ें। ये बड़ा कन्फ्यूज़न बना रहता है बच्चों के बीच। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको कोई किताबों की तरफ नहीं जाना है, किसी सिलेबस के पीछे नहीं दौड़ना है। बस एक चीज़ याद रखिए कि आपकी जो किताब है, आपकी जो सिलेबस है, आपका जो करिकुलम है, चाहे वो 11th 12th का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे आईआईटी का हो, वो बस एक ही है, वो है एनसीईआरटी ने जो डिज़ाइन कर दिया है, बस वही है। एनसीईआरटी बुक आपको पकड़ लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक को समझना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसमें एलेबोरेशन की थोड़ी कमी है बच्चों के लेवल पर। हालांकि वो किताब अपने आप में बाइबल है, उससे अच्छी किताब नहीं। तो एनसीईआरटी बुक में ही आप लोग जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक है, चाहे वो एक छोटी से छोटा सा टॉपिक क्यों ना हो, चाहे वो एक मेजर पोर्शन क्यों ना हो, उसको आप किसी भी सपोर्टिंग बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको हर हाल में एनसीईआरटी को पकड़े रहना है। एनसीईआरटी छूटा, आपका गोल छूटा, फिर वो आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो आपका जो भी गोल है। तो एनसीईआरटी ने जो डिजाइन की है बुक, वो 2 वॉल्यूम में डिजाइन की है क्लास 11th में, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। क्लियर होगी बात? 2 वॉल्यूम में किताब को डिजाइन की है, वॉल्यूम 1 और फिर वॉल्यूम 2। देख रहे ध्यान से, है ना। अभी मैं बात करूंगा सिर्फ वॉल्यूम 1 पर, थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। वॉल्यूम 2 को हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 में देखना क्या है कि क्या इसके मेजर यूनिट्स हैं वॉल्यूम 1 में, और उन यूनिट्स के अंदर में कौन से चैप्टर्स आते हैं, उनको थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो क्लियर हो रही बात? तो एनसीईआरटी बुक पकड़ना है हम लोग को। एनसीईआरटी बुक में जो भी टॉपिक्स हैं उसी टॉपिक्स पर हम लोग को कन्फाइंड रहना है। और एनसीईआरटी ने जो 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में जो बुक डिजाइन की है, वो 2 वॉल्यूम में रखा है। 11th में 2 वॉल्यूम रखा है, 12th में भी 2 वॉल्यूम रखा है। तो 11th में जो 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, उसमें कौन कौन से मेजर यूनिट्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उस पर हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, वॉल्यूम 1 में आते हैं। वॉल्यूम 1 में यूनिट 1, क्लियर है। तो वॉल्यूम 1 में जो यूनिट 1 है, उसका नाम हम लोग के पास क्या है? उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। क्लियर है। अब यहां पर दोनों को अटैच किया गया, इसको थोड़ा मैं समझाऊंगा क्या चीज है। एक है फिजिकल वर्ल्ड करके है एक अलग चैप्टर, और फिर मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट करके अलग है। तो इसमें जो चैप्टर है वो दरअसल 2 चैप्टर है। एक है चैप्टर 1, जिसमें हम लोग को क्या देखना है, फिजिकल वर्ल्ड करके एक चैप्टर है। उसमें बेसिकली देखा जाए तो ये आपको एक आपका माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है इस चैप्टर में कि भाई आपको फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, और वो सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है। सोसाइटी में जो फिजिक्स का रोल है वो क्या है, टेक्नोलॉजी कैसे हम लोग के लाइफ में एंटर कर गई है, फिजिक्स के जो लॉज हैं उस लॉज को कैसे पढ़ना है, फिजिकल लॉज जो हैं उन लॉज का नेचर क्या होता है वो समझना हम लोग को। तो इसमें बेसिकली क्या देखना है, स्कोप देखना है। फिजिक्स का स्कोप बता दें आपको कि अब सब एटॉमिक वर्ल्ड से, यानी एटम के अंदर की जो दुनिया है, उस दुनिया से निकल करके पूरे यूनिवर्स तक आप फैल जाए, सब जगह फिजिक्स है, सब जगह फिजिक्स है। अगर आप देखते हैं कि बायोलॉजी में आ रहे, कहेंगे सर बायोलॉजी तो उसमें फिजिक्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप देख रहे हैं कि जितने भी टूल्स यूज किए जा रहे हैं ऑपरेशन में, वो सब फिजिक्स में। इवन मेरे जो ये स्पेक्स है, जो मैं चश्मा लगा रहा हूं, जो बाइफोकल है,
मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, दोनों विजन के लिए जो है ये क्या है, ये किसने बनाया, ये कहाँ पढ़ते हैं आप, लेंस और मिरर और प्रेस सब कहाँ पढ़ा था आपने? लाइट चैप्टर में पढ़ा था ना क्लास 10th में। तो यहाँ तो फिजिक्स है ना, बिना इसके तो मुझे मेरे देखना भी मुश्किल है। तो कहने का मतलब है कि फिजिक्स हर जगह है, एवरीवेयर। तो वो स्कोप ऑफ द फिजिक्स हो गया आपका। नेचर ऑफ फिजिकल लॉज हम लोग देखेंगे, जब लॉज पढ़ेंगे तब यहाँ पर भी हम लोग उसके लॉज पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक दो लॉज नहीं ही, उनका नेचर। और टेक्नोलॉजी, आप जान रहे हैं कि बिना टेक्नोलॉजी के हम लोगों की जिंदगी आज रुक जाएगी। ये पेन मेरे हाथ में, ये फिजिक्स पे काम कर रही है, ठीक है, मोबाइल, कैमरा, एवरीथिंग लाइफ में, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर दरअसल देखा जाए तो ये बेसिकली फिजिक्स क्या है उसके स्कोप पर बात करती है, आपका माइंडसेट तैयार करती है फिजिक्स करने पढ़ने के लिए, ठीक है। इससे बेसिकली कोई मार्क्स वार्क्स नहीं आना है, कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा चैप्टर है यूनिट 1 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हम लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग को पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें जो मेजर, ये जो चैप्टर 2 है, जहां से आपका समझिए कि प्रॉपर सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जिससे आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स आ रहे हैं, आपके नीट में मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, आपके आईआईटी में से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, बोर्ड के क्वेश्चन के लेवल, नीट के क्वेश्चन के लेवल और आईआईटी क्वेश्चन के लेवल में वेरिएशन होगा, लेकिन कंसेप्ट यहीं से लेके चलना है, फाउंडेशन से द एक्सटेंसिव व्यू तक, एक्सटेंसिव लेवल तक, ठीक है। इसमें पढ़ना क्या क्या है हम लोग को, तो भाई इसमें मेजर जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने डिवाइड करा है, तो वो मैंने निकाला है 3। एक पे यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ना है। बेसिकली हम लोग देखेंगे कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो हम लोग उसको बिना यूनिट के आप समझ ही नहीं सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सिर्फ नंबर कुछ नहीं बताता। जैसे मान लीजिए अगर फोर्स की बात करनी है तो फोर्स को हम लोग कैसे पहचानते हैं, आप जब कोई भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है क्या चीज, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको कोई कुछ ना भी कहे तो ये मीटर पर सेकेंड बता रहा है कि भाई ये क्या है, ये वेलोसिटी है या फिर स्पीड है। लेकिन अगर 15 न्यूटन कर दिया जाए तो ये न्यूटन बता रहा है कि मेरे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, फोर्स है। तो यूनिट जो है वो डायरेक्टली आपको, आपका माइंड जो है वो फिजिकल क्वांटिटी तक ले जाती है। और हम लोग किसी भी चीज को जब मेजर करते हैं तो उसके मेजरिंग प्रोसेस क्या है, जब हम लोग किसी चीज को तौलते हैं, नापते हैं, तो उसके मेथड हैं, उसको कैसे मेजर करेंगे हम लोग, और फिर वहां पर कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करना है वो सब देखेंगे हम लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो जनरली स्टूडेंट से छूट जाता है, एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये फिजिक्स को कहा जाता है, ऐसे समझिए फिजिक्स क्या है, तो स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। और जब आप मेजर करेंगे तो याद रखिए कि आपको किसी न किसी टूल की जरूरत पड़ेगी। अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए टूल चाहिए। अगर छोटा डिस्टेंस मेजर करना है तो भाई आप स्केल से मेजर कर सकते हो, बड़ा डिस्टेंस है किलोमीटर। और अगर मान लीजिए कि आप स्पेस की बात कर रहे हो तो वहां मेजर करने के लिए अलग तरह के डिवाइस की जरूरत होगी, टूल्स या टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। लेकिन जब भी हम लोग किसी भी चीज को मेजर करेंगे तो हम लोगों को कोई ना कोई फिजिक्स के टूल की जरूरत पड़ेगी। और हर एक डिवाइस की अपनी एक लिमिटेशन होती है, और उस लिमिटेशन के बियॉन्ड, उसके बाहर वो मेजरमेंट नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हमको आलू प्याज देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली आप देखते हैं बाजार में क्या है, बीम बैलेंस है ना, तराजू देखा है ना, बीच में एक बीम लगा होता है, एक रॉड होता है और दो पल्ले होते हैं, उससे हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो क्या उस तराजू पे आप सोना तौलते हैं? नहीं तौलते हम लोग, उसके लिए एक अलग मेजरिंग डिवाइस है। आप देखा होगा वो भी बीम बैलेंस है, और आजकल डिजिटल भी आ गया, लेकिन थोड़ा डिजिटल को किनारे रखते हैं। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें प्रिसीजन जरूरी है। क्योंकि डेसिमल के एक पॉइंट पर भी अगर वेरिएशन हुआ तो आपको पता है गोल्ड बहुत प्रीशियस है, काफी कीमत में वेरिएशन आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक लेवल पे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। लेकिन क्या सोनार के तराजू पे आप एटम को तौल सकते हैं? फिर सवाल उठेगा कि नहीं, उसके लिए तो और भी प्रिसाइज डिवाइस चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एटम को जब उसके ऊपर रखेंगे, मान लीजिए हम रख दिया, तो पता ही नहीं चलेगा कि वजन है भी कि नहीं है, वेट बता भी नहीं पाएगा वो। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए कि हम एक छोटा सा एकदम गोल्ड का 1 ग्राम का या उससे भी मिलीग्राम का तराजू पे, जिस पे आलू प्याज तौलते हैं, अगर आप रख देंगे 1 मिलीग्राम गोल्ड, तो वो मेजर ही नहीं कर पाएगा, वो बताएगा जीरो, जीरो वैल्यू है इसका। लेकिन आप जानते हैं कि अगर 1 मिलीग्राम की बात करें तो ये काफी कॉस्टली है, 7-8 हज़ार रुपये हो जाएंगे उसके।
तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो जो तराजू है जो आलू प्याज मेजर कर रहा है वो गोल्ड मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक हद है, वो उसके बियॉन्ड नहीं मेजर कर रहा। तो वो जो चीज हम लोग मेजर करते हैं ना, मेजरमेंट में हमेशा एरर होता है। मेजरमेंट एरर का मतलब ही नहीं कि गलत हो गया, एरर का मतलब होता है कि एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग एरर बोलते हैं। तो ये एरर तो साइंस की रियलिटी है, स्पेशली फिजिक्स की रियलिटी है। आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हो। तो हम लोग जब भी लैब वर्क करते हैं, किसी भी चीज को लेबोरेटरी में मेजर करते हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि सर इसमें इतना एरर है, प्लस माइनस कुछ वैल्यूज आएंगे, वो आपको बताना पड़ेगा। और वो जो भी वैल्यू, वो वैल्यू 0.5 हो या जो भी हो, वो आपको बताना पड़ेगा। बिना बताए आपका मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होगा, वो बताना पड़ेगा। तो और उसके बाद हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या चीज है, उनको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उनके कुछ रूल्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशन के, उनको मेजर करने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। और जब उस रूल को फॉलो करेंगे तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बन जाएंगे आपसे। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। भाई इसमें जो न्यूमेरिकल आता है ना, वो न्यूमेरिकल एकदम समझिए कि एकदम बेसिक से लेकर के इतने ऊंचे वाले आते हैं ना कि नीट में भी क्वेश्चन है, आईआईटी में भी क्वेश्चन है। तो इसमें बड़ा स्कोप है बहुत, और बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे फ्रेम अप होते हैं। तो हम लोग इसको भी देखेंगे यहाँ पर। तो क्लियर हो रहा है। तो बेसिकली हम लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट से हो रहा है। पहला चैप्टर जो है जो फिजिकल वर्ल्ड है, बस वो इंट्रोडक्शन टाइप का एक चीज है, तो अपने पढ़ लेना है, कोई सी चीज नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है किसको, डायमेंशन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशन छूटा तो समझ जाओ कि बस गया। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आते हैं अब यूनिट 2 में। तो यूनिट 1 में हम लोग के पास 2 चैप्टर था, एक था फिजिकल वर्ल्ड जिसको आप 0 चैप्टर मान के चलो, मतलब उससे क्वेश्चन या फिर मार्क्स नहीं आना है। उसमें जो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग का है यूनिट एंड मेजरमेंट। और आते हैं दूसरे यूनिट में जो कि क्या है, काइनेमेटिक्स। अब इसमें 2 चैप्टर्स हैं, इसमें यूनिट 2 में 2 चैप्टर है। तो वहां हम लोग का 1 2 हो चुका था, तो यहाँ चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मिलेगा। तो चैप्टर 3 में हम लोग को क्या पढ़ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन में रखेंगे, है ना। कहां रखेंगे, 1 डायमेंशनल मोशन। अब ये जो है, ये थोड़ा सा जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका जो बहुत सारे आप टर्मिनोलॉजीज कहिए या बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी कि 9th में आप पढ़ चुके हैं। जरूर पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेस्ट आप जानते हो, मोशन जानते हो, टाइप्स ऑफ मोशन में होगे तो आप देखोगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक्सेलरेशन भी पढ़ा ही होगा, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको आप रिटार्डेशन कहते हो, वो सब भी देखोगे। और उसके बाद एक चीज और हमको बता देते हैं कि जब ये आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ने में और 9th में पढ़ने में क्या फर्क है। बेसिकली 9th में जो आपने पढ़ा था वो उसको आपने कैसे पढ़ा था, उसको आपने पढ़ा था जस्ट लाइक अ लिटरेचर, कि हाँ भाई यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे। तो भाई जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो भाई ये यूनिफॉर्म हो गया, और इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर ये ठीक है, ये लेवल ठीक है। इसके दूसरे लेवल पे जाना है जहां पर हम लोग क्या देखेंगे, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे सबसे ज्यादा गलती होती है, क्योंकि वो चीज आप लोग छोड़ देते हैं, वो क्या है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो सबसे अच्छे वाले क्वेश्चन आएंगे वो ग्राफ से आएंगे। यानी सारे मोशन को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उनका। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उस ग्राफ से हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन डिराइव करेंगे, इंफॉर्मेशन निकालेंगे, हम आंसर कर सके, ताकि हम न्यूमेरिकल बना सकें, और सबसे बड़ी बात है कि हम फिजिक्स को समझ सकें। ठीक है, तो इसमें एक चीज और ऐड किया हुआ है जो कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। वो क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स। यहां पर तो बहुत थोड़ा सा एक टॉपिक के तौर पर है, लेकिन यही जब आगे आप बढ़ेंगे और फिजिक्स में ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स करेंगे तो पूरा एक अलग, ये फिजिक्स का एक अलग समझिए कि बुक बन जाता है, एक अलग समझिए कि पेपर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यानी बेसिक डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़ेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को जब फिजिक्स को पढ़ना है तो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ना है, और इसकी जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए यहां पर हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग अपने तौर पे जब डिजाइन करेंगे इसको, तो उसमें हम लोग कुछ फंडामेंटल करके टॉपिक्स को पढ़ेंगे। उसमें हम लोग ये एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को पहले पढ़ेंगे।
ठीक है। तो इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली बात जो अभी मैंने बताया वो हम लोगों को देखना है। किसको किसका देखना है? तो मैकेनिकल स्टेट ऑफ द बॉडी। अब ये मैकेनिकल स्टेट क्या है, यहां पर फिर से मैं बता दूं, मैकेनिक्स में दो ही स्टेट होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो जब कोई बॉडी रेस्ट के स्टेट में होगी, मोशन के स्टेट में होगी, तो उनको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो पहले ग्राफ पढ़ना होगा। ग्राफ पढ़ने में हम लोगों को कुछ बेसिक से शुरू करना होगा। ओरिजिन क्या है, एक्सिस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं, वगैरह वगैरह सब पढ़ेंगे। और जब ग्राफ को पढ़ना है तो ग्राफ का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, यानी वो चीजें जो ग्राफ में आपको जरूर जानना चाहिए और उससे कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। तो इसमें बेसिकली आप लोग देखिएगा कि हम लोग को स्लोप देखना होता है ग्राफ का, कि ग्राफ का स्लोप क्या चीज होता है। और जब कोई ग्राफ आप ड्रॉ करते हो तो वो कुछ ना कुछ एरिया भी कवर करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम अभी मैथमेटिकली एक्स वाई करके कर रहे हैं, के अलोंग या वर्सेस ड्रॉ किया गया है, उनके रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया गया है। तो उनका स्लोप क्या चीज़ है, जब वो कोई एरिया कवर अप करेगा तो वो एरिया क्या चीज़ देता है, इंटीग्रेशन क्या बताता है इस ग्राफ में, डिफरेंशिएशन क्या बताता है इस ग्राफ में, वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये आसान नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, कुछ क्लासेस लगेंगे इस पर, लेकिन हम लोग इसको आगे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो यूनिट 2 है, इसमें मैंने बताया था दो चैप्टर है। चैप्टर 3 जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, यानी वन डायमेंशनल मोशन है, और वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिकली भी। अब यहाँ पर दूसरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो हम लोग का क्या होगा, मोशन इन अ प्लेन। अब प्लेन पढ़ना है। तो ये पूरा जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को अगर कोई मुझे कहे कि सर इसको थोड़ा सा डिवाइड करें कि हम लोग क्या क्या मेजर चीज पढ़ना है, तो हाँ बिल्कुल सही है कि इसको पढ़ना है। तो एकदम से अलग से एक चीज है, क्या चीज है, वेक्टर। वेक्टर पढ़ना, जिसको हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। यही जो टॉपिक है ये मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है, जिसको मोशन इन प्लेन में समझाया गया है, एनसीईआरटी ने उसी चैप्टर में इस टॉपिक को रखा है। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो है मोशन इन प्लेन करके ही जो इनका टॉपिक है, जिसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे, और इसमें प्रोजेक्टाइल में हम लोग बहुत मतलब डीप तक जाएंगे, इंक्लाइन प्लेन पर देखेंगे, हॉरिजॉन्टल देखेंगे, सब देखेंगे इसमें, ठीक है। तो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और क्वेश्चन एकदम श्योर इससे आता है। दोनों तरह के आते हैं, न्यूमेरिकल बेस भी आते हैं, डेरिवेशन बेस भी आते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं फाउंडेशन पर, इसलिए याद रखना है कि हम लोग को डेरिवेशन पर भी काम करना है। और उसके बाद एक टॉपिक है हम लोग का इसमें सर्कुलर मोशन, जिसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ना है, कि जब कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी तो उसका जो मोशन है, कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी और मान लीजिए कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड है, तो जनरली हम तो देख रहे हैं कि भाई 40 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। बच्चे ये समझते हैं कि जब ये चेंज नहीं हो रही तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक्सेलरेटिंग स्टेट है, यानी यहाँ पर बॉडी में एक्सेलरेशन है। सवाल उठता है कि एक्सेलरेशन क्यों है और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग डील करेंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड के कांस्टेंट होने से किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये नज़रिया, ये जो नज़रिया है यही गलत है। वो कौन सी चीज़ है जिनको मिलाकर देखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम लोग के पास यूनिट 2 में दो चैप्टर हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर 4 जो है वो मोशन इन अ प्लेन है। तो चैप्टर 3 में स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेस्ट, मोशन, है ना, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज पढ़ने हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ना है, और वहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग को प्लेन में क्या पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, और बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हम लोग का इसमें वही है प्रोजेक्टाइल मोशन। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन देखना है, जिसमें स्पेशली क्या देखना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग डराइव करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर 4 का जो मेजर टॉपिक है वो क्लियर होता है, और सब में रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स, बेसिक से अच्छे वाले न्यूमेरिकल तक हम लोग को जाना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का यूनिट 3 शुरू होता है। तो यूनिट 3 जो है वो है लॉज ऑफ मोशन, और यूनिट 3 के अंदर में एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, एक ही चैप्टर और एक ही यूनिट, है ना, यानी कि लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग क्या देखेंगे बेसिकली, तो
डेफिनेशन कहिए या बेसिक कॉन्सेप्ट कहिए इनर्शिया का, लॉज ऑफ मोशन जिसमें आप जानते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। फिर फ्रिक्शन देखेंगे हम लोग, फ्रिक्शन के टाइप्स देखेंगे, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन है, डायनेमिक फ्रिक्शन है ना, वो दोनों देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और भी चीज़ें हैं कैलकुलेट करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन है, वहाँ फ्रिक्शन है, नॉन फ्रिक्शनल प्लेन है, रिलेटेड न्यूमेरिकल सब अच्छे वाले न्यूमेरिकल सब मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ थ्योरीज नहीं करेंगे, थ्योरीज के साथ थ्योरी को कुछ इस तरह से पढ़ना है कि हमसे न्यूमेरिकल बनने लगे। तो न्यूमेरिकल बनाने के टेक्निक्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टेक्निक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट बड़े आसान लगेंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, सोचेंगे न्यूमेरिकल हम बनाए, तो वहाँ पर आके मामला फंस जाता है, लगता है कि सर गाड़ी आगे बढ़ नहीं रहा, स्टक कर गई। तो आखिर वो क्या चीज़ है कि न्यूमेरिकल बनता क्यों नहीं? तो देखिए एक चीज जान लीजिए कि न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स नहीं है, न्यूमेरिकल बिल्कुल भी मैथमेटिक्स नहीं है। न्यूमेरिकल एक्चुअली क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल लॉज है। तो आपसे नहीं बनने का मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू अप्लाई, आपसे अप्लाई हो ही नहीं रहा है। तो अप्लाई नहीं होने का मतलब क्या है कि मैंने सही से उसके लॉज को पढ़ा ही नहीं है या मैंने समझा नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, ये डुअल होता है। एक चीज बता दे रहे, आप ये मत समझिए कि हम बहुत 10 दिन तक लेकर के उसके लॉज को पढ़ते रहे तो हमसे न्यूमेरिकल बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं, न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, आसान वाले 2-4 बनते हैं, फिर एक लेवल पे जाके स्टक हो जाता है। तो फिर से आपको लॉज पर जाना है, फिर लॉज को समझना है। यानी कहने का मतलब है कि मेरे नजरिए से देखिए तो लॉज से न्यूमेरिकल समझ में आता है और न्यूमेरिकल लॉज को समझाता है। ये क्या है, डुअल डायरेक्शन है। लॉज से न्यूमेरिकल समझ में आएगा, फिर कोई न्यूमेरिकल आपका स्टक करेगा, और फिर उसके बाद जब उस न्यूमेरिकल पे काम करेंगे तो वो समझ में आएगा एक अलग लेवल पे लॉज की, अरे भाई इसको तो ऐसे देखना था। ओ, अब हमको लॉ कुछ अलग लेवल पे, एक नए लेवल पे जाके समझ में आया। इससे दोनों तरफ से काम करते चले जाना, ये नहीं कि बैठ करके दम उसी को लगे लगे हुए हैं 10 दिन तक एक पूरी थ्योरी पर, ऐसा नहीं होता है। आपको करना है, बढ़ेंगे हम लोग उसी तरह से, ठीक है। मतलब ये गेम लाइक है, एक लेवल आप गेम का पार करते हो, दूसरे लेवल में जाते हो ना। गेम खेलते हो ना ऑनलाइन, सब लोग खेलते हैं, कोई आधा घंटा, 2 मिनट, 20 मिनट, किसी को थोड़ा ज्यादा नशा होती है। तो मेरे कहने का मतलब आप एक स्टेज पार करते हो, दूसरे स्टेज में फिर से नए चैलेंजेस आते हो। पहले स्टेज में आपने गेम को पार किया, वहां पे जो आपका अपोनेंट था आपने उसको गिरा दिया, दूसरे लेवल में वो आपको गिरा देता है, फिर आप तैयारी करते हो, फिर से रिव्यू करते हो, फिर से आगे बढ़ते हो। यही चीज है, जैसे गेम में चलते हो वैसे यहां चल रहा है, ठीक है। मजा ले लेके बढ़ना आगे, स्टक नहीं हो जाना है, टेंशन नहीं लेना, फिजिक्स से सींग नहीं लड़ाना है। क्योंकि अगर वैसा करोगे, तुम सोचोगे कि हम लड़ाई कर लें फिजिक्स के, तो एक चीज जान लो कि जीतेगा फिजिक्स ही, कोई भी है वो नहीं जीतेगा, जीतेगा फिजिक्स ही। इसलिए उसके फ्लो में चलना है, उसके साथ साथ चलना है, उसके अगेंस्ट नहीं चलना है, ठीक है। मैं बताऊंगा जब प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हर टॉपिक में मैं बताऊंगा कि देखो क्या प्रॉब्लम आएंगे, उन प्रॉब्लम को कैसे फेस करना और कैसे उसको हम लोग कॉन्कर करेंगे, जीतते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट जो है हम लोग का यूनिट 6 है, जिसमें हम लोग का नाम है चैप्टर का वर्क, एनर्जी एंड पावर। 9th में भी ये चैप्टर रहा है, ठीक है। इसमें एक ही चैप्टर फ्रेम अप किया गया है, चैप्टर नंबर 6 वही है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि वर्क किसको कहते हैं, एनर्जी क्या चीज़ है, पावर क्या चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और भी देखेंगे हम लोग, यहाँ पे वर्क का साइन कन्वेंशन देखेंगे। आपको पॉजिटिव वर्क आ जाएगा, निगेटिव वर्क आ जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव वर्क का मतलब ऐसा थोड़े ना कि जहां पे पॉजिटिव वर्क है, जहां पे निगेटिव वर्क है, तो मैथ में पढ़ा है कि जिसमें प्लस हो वो बड़ा होता है, जिसमें माइनस हो वो छोटा होता है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। प्लस का एक अपना एक सेंस है, एक अपना मीनिंग है। तो जब वर्क पॉजिटिव होता है तो इसका क्या मीनिंग लेंगे, और जब वर्क निगेटिव हो रहा है तो इसका क्या मीनिंग लेंगे, ये हम लोग समझेंगे, यानी साइन कन्वेंशन समझेंगे, ठीक है। एनर्जी पढ़ेंगे और एनर्जी के टाइप्स में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि एनर्जी के टाइप में अपने पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी भी कितने तरह का है, वगैरह वगैरह, फार्मूला डेराइव करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क पढ़ लिया और एनर्जी पढ़ लिया, तो ये वर्क और एनर्जी में रिलेशन है ना। वर्क और एनर्जी में रिलेशन, उसको ऐसे समझिए, कोई भी आदमी, मान लीजिए कि आपके अंदर कुछ एनर्जी है, तो आप उस एनर्जी से ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, इतना तो क्लियर है। तो कहीं ना कहीं वर्क एनर्जी से रिलेटेड है, तो वो वर्क और एनर्जी से रिलेटेड ही सब समझते हैं। फिजिक्स ने कहा कि हम उस रिलेशन को बताएंगे कि वर्क कैसे एनर्जी से रिलेटेड है, और वर्क एनर्जी रिलेशन का ही थ्योरम पढ़ना, वही एक थ्योरम में एक्सप्रेस किया गया है ना, मैथमेटिकल थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और
जैसे ये पढ़ेंगे तो अब हम लोग कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो वर्क पे होंगे उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेट करके बनाएंगे, जो एनर्जी से होंगे उनको भी इससे रिलेट करके बनाएंगे। तो मजा आएगा, इसमें बड़ा अच्छे से लगेगा, एकदम लगेगा कि अरे ये तो छूट रहा था, ये बड़ा मजेदार है, अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद एक नया टॉपिक आप पढ़ेंगे, कोलिजन यानी कि टक्कर ना। कोलिजन जब दो बॉडी कोलाइड करती है, टक्कर होती है, तो कोलिजन को नए तरीके से डिफाइन करेंगे फिजिक्स में। फिर कोलिजन कितने तरह का होता है, कोलिजन होता है तो बॉडी के किस किस फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, उनके बेसिस पर इनका कितने कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। और फिर इनको समझने वाला एक नया सा टर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिससे न्यूमेरिकल आते हैं ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव लेवल तक, यानी छोटे से मतलब एमसीक्यू टाइप से भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। वो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एकदम नई सी चीज़ है, उसको देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो इस चीज को देखना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये हम लोग देखेंगे, क्लियर है। उसके बाद फिर से वही बात है कि रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, और ये सब न्यूमेरिकल बड़े मतलब ग्राउंड लेवल से लेकर के यानी बेसिक से लेकर के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेवल तक जाएंगे, लेकिन आप एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपसे सब बनेगा और आपको अच्छा फील होगा, आपको फील आएगा कि हाँ मुझसे बन रहा, आप अंदर में एक फील करो कि हाँ मुझे फिजिक्स समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर, क्लियर है। इसके बाद 5 में आएंगे। भाई साहब 5 वाला जो है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। किसी भी अपने सीनियर को पकड़ लो, किसी भैया को पकड़ लो जो फिजिक्स पढ़ रहा है, उससे पूछो कि भैया ये चैप्टर कैसा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, तो बोलेगा कि बाबू ये बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत भारी चैप्टर है, चीज़ें इसमें समझ में नहीं आती। तो कहीं ना कहीं बात सही है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एक चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो है ना, ऐसा नहीं कि चैप्टर बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें एक ही चैप्टर में बहुत सारी बातें कर दी गई हैं, तो जिनको संभाल के रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए एक चीज बता रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो ये जो रोटेशनल मोशन है ना, ये अब इसको देखिए ऐसे समझिए कि अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, मुझे कोई कहे कि फिजिक्स में मोशन पढ़ रहे हैं, तो देखिए एक चीज बता रहे हैं, अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे, है ना, तो चीजें हरकत में मूव कर रही हैं, है ना, घूम रही हैं। अब मोशन को अगर ध्यान में रखेंगे आप, तो आप दो ही तरह का मोशन देखेंगे, या तो चीजें क्या है, नाच रही हैं, है ना, घूम रही हैं, या घूम नहीं रही हैं। देखिए हम उसके लिए कोई नया वर्ड अभी नहीं दे रहे, बस ऐसे समझो, या तो रोटेट कर रही हैं या रोटेट नहीं कर रही हैं। तो अब तक हम लोग चैप्टर 5 से पहले जितने भी तरह के मोशन की बात कर रहे थे ना, वहां पे हम लोग नॉन रोटेशनल फिजिक्स की बात कर रहे थे, यानी उन पार्टिकल्स की बात कर रहे थे जिनमें मोशन तो है लेकिन वो रोटेशन नहीं है। और अब ये चैप्टर 7 में आ रहे हैं, तो हम लोग किस फिजिक्स में आ गए, रोटेशनल डायनामिक्स में आ गए, यानी यहां पर मोशन है लेकिन रोटेशन है। तो पहले तो हम लोग अलग अलग करेंगे कि भाई रोटेशनल क्या चीज होता है और नॉन रोटेशनल मोशन क्या है, पहले उसको अच्छे से समझेंगे। क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो एक फिजिक्स की दुनिया है जहां चीजें नाच रही हैं, एक फिजिक्स की दुनिया है वहां पे हरकत है, मोशन तो है लेकिन चीजें नाच नहीं रही हैं, तो वहां वाला पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ये वो जो पढ़ा वो उधर पढ़ा। तो अब इधर जब आ गए तो यहां पर फिजिक्स में मोशन तो है लेकिन चीजें फिर से नए तरीके से डिफाइन हो गई, यानी यहां भी क्या मिलेगा आपको, यहां पर भी आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहां पर भी मिलेगा क्या चीज, वेलोसिटी, यहां पर भी मिलेगा मोमेंटम, यहां पर भी मिलेगा एक्सेलरेशन, यहां पर लेकिन फोर्स नहीं मिलेगा। क्यों? फोर्स था उधर लेकिन इधर फोर्स नहीं। तो इधर क्या है, सोचना पड़ेगा कि आखिर ये जो पेन है, इस पेन को हम जब गिराते हैं, है ना, तो ये क्या हो रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, इसने ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, और ये क्या लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, तो बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, यानी इसमें नॉन रोटेशनल मोशन है। लेकिन जब हम इसको रोटेट कराना चाहेंगे तो मुझे क्या चाहिए, आखिर वो कौन सी चीज है जो किसी भी बॉडी को रोटेट करा देगी। तो एक नया टर्म आता है टॉर्क, वो टॉर्क पढ़ना पड़ेगा। तो यानी ऐसे समझ लो ना, ऐसे समझ लो कि कोई मूवी है साउथ की, तो उस मूवी को बनाया गया है एक बहुत ही अच्छे नॉवेल पर, तो वहां पे एक कैरेक्टर है जो साउथ का हीरो होगा, लेकिन हुआ कि भाई हिंदी में भी बनाना है इसको, तो जब हिंदी में बनाना है तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, हिंदी का कोई
बॉलीवुड का कोई हीरो लाना पड़ेगा। मतलब जो रोल वो साउथ में कर रहा है ना वही रोल करेगा, मगर वो क्या होगा, इधर का होगा। तो वही चीज समझना है कि जो रोल फोर्स उधर कर रहा था, इधर वही रोल कौन कर रहा है, टॉर्क कर रहा है। मगर टॉर्क होता क्या है, टॉर्क बनता क्या है, उसको समझना है। तो यहां पर एक चीज मैं समझाऊंगा जो आपके आधे से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म कर देगा, कि आखिर नॉन रोटेशनल फिजिक्स में, यानी जहां पर चीजें रोटेट नहीं कर रही हैं वहां पर, और जहां पे चीजें रोटेट कर रही हैं वहां पर, दोनों समझ लो कि एक फिल्म है, लेकिन इधर का कैरेक्टर इधर आ गया तो थोड़ा नाम बदलेगा। तो वो कैसे बदलेगा, तो उसको हम लोग फिजिक्स में कहते हैं एनालॉगी। एनालॉगी, वो एनालॉग पकड़ना है कि भाई इधर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग एस यूज कर रहे हैं, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट के बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। वहां क्या है, वेलोसिटी, यहां एंगुलर वेलोसिटी होगा। वहां एक्सेलरेशन, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन। वहां मोमेंटम, यहां एंगुलर मोमेंटम। वहां फोर्स, यहां टॉर्क। वहां पर इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए टर्म मास होगा, और यहां पर इनर्शिया को डिफाइन करने वाला टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इनर्शिया आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो रोल मास नॉन रोटेशनल फिजिक्स वाली दुनिया में मास यानी द्रव्यमान कर रहा है, ठीक सेम रोल को प्ले कर रहा है कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस चीज को जब समझोगे तो इस चैप्टर की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हद तक कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये चैप्टर है, क्यों, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जितने भी थे ना, अब सोचो ना, उधर तुमने 3-4 चैप्टर में जो सारी चीजें पढ़ी ना, उसको यहां पर रोटेशनल फिजिक्स में एक ही चैप्टर में रख दिया गया, तो थोड़ा सा तो कंडेंस हो गया है ना। तो क्या करना है, तब फिर मैंने वही कहा, लड़ाई नहीं करनी चैप्टर से, रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट करना है, धीरे धीरे इस चैप्टर के चीजों को समझना है। मैं बताऊंगा कैसे एनालॉग लेना है, और जितना भी इक्वेशन आपने पढ़ा है वहां, वो सारे इक्वेशन रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल फिजिक्स में जब आएंगे तो कैसे अपना रूप बदलेंगे, वो एक टेक्निक से सीखेंगे। वो टेक्निक भी बताऊंगा मैं, उससे चीजें बहुत हद तक आसान हो जाएंगी। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो सारी बातें मैंने यहाँ पे समझा दिया है। रिलेटेड न्यूमेरिकल है, मोमेंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सेंटर ऑफ मास है, ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड अच्छे वाले न्यूमेरिकल होंगे। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझना है, डायनामिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास में वही सब पढ़ेंगे जो अभी मैंने बताया, मोशन वगैरह सारी चीजें वही से पढ़ लेंगे। यहाँ पर टॉर्क वगैरह को भी हम लोग डिराइव कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, आप लोग का सबसे पसंदीदा चैप्टर रहा है ग्रेविटेशन। 9th क्लास में सब बच्चों को बड़ा पसंद है, कई बार पढ़ते हैं ये, और ये है भी बहुत इंटरेस्टिंग। तो यहाँ भी हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, और हम लोग का जो ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा वो होगा केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से। लेकिन हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा इसका हिस्ट्री भी बताएंगे कि केप्लर तक जो हम लोग पहुंचे, तो उससे पहले हम लोग कैसे समझते थे ग्रेविटेशन, कैसे हम लोग प्लैनेटरी मोशन को देखते थे, प्लैनेट और सोलर सिस्टम को हम लोग कैसे देखते थे, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। फिर उसके बाद केप्लर्स के बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये स्मॉल जी है, और इसका वेरिएशन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 9th क्लास तक बच्चे समझते हैं सर इसका वैल्यू तो 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वेरी करता है, ये एवरेज वैल्यू है। तो इसका वेरिएशन पढ़ना, और वेरिएशन बेसिकली भी जो सिलेबस को थोड़ा सा रीडिजाइन किया गया उसमें 2 वेरिएशन पढ़ना है। एक हम लोग को पढ़ना है फ्रॉम द अबव द अर्थ सरफेस, और दूसरा पढ़ना है बिलो द अर्थ सरफेस। लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंसिव भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसको डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम हम लोग उसका एक इक्वेशन तो जरूर देख लेंगे कि रोटेशन के बेसिस पर भी इसमें वेरिएशन होता है। तो वो वेरिएशन कैसे होता है, और फिर कुछ इससे ट्रिकी क्वेश्चन सब भी हम लोग देखेंगे। कुछ बड़े पॉपुलर क्वेश्चन सब भी है कि अगर अर्थ को 17 बार ज्यादा तेजी से रोटेट करें, 17 टाइम्स इसका रोटेशन बढ़ा दें तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, उस तरह की चीजों को भी देखेंगे। एस्केप वेलोसिटी, हम अब किसी बॉडी को क्या करते हैं ना, अपवर्ड थ्रो करते हैं, ये वापस फिर आ जाता है, फिर थ्रो करते फिर वापस आए, तो सवाल उठता है कि आखिर हम इसको कितनी तेजी से थ्रो करें कि ये एक बार अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाए और फिर वापस ना आए। वो वेलोसिटी क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी होगी। वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी वो पढ़ेंगे, उसका हम लोग इक्वेशन डिराइव करेंगे, वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। फिर अर्थ सैटेलाइट देखेंगे, हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, अब तो सारे देश कर रहे हैं, भारत तो बहुत अच्छा पोजीशन मेंटेन कर रहा है अर्थ के सैटेलाइट के लॉन्च करने में। कई कंट्री का इसने सैटेलाइट भी लॉन्च किया है, तो स्पेस मिशन में भारत का बड़ा अच्छा रिस्पेक्टफुल पोजिशन है दुनिया में। तो अर्थ सैटेलाइट देखेंगे, और अर्थ सैटेलाइट में हम लोग देखेंगे कि जब कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है ना, तो इसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी में देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, फिर हम लोग टोटल एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर ये इसी ऑर्बिट में है तो इसी ऑर्बिट में क्यों है,
इस ऑर्बिट से ऊपर चला जाता या इस ऑर्बिट से थोड़ा नीचे गिर जाता। ऐसा क्यों नहीं होता? हम अगर चाहते हैं कि ये इसी ऑर्बिट पे रहे, दूसरे सैटेलाइट को लॉन्च किया हमने इतनी दूरी पे और हम चाहते हैं ये इसी ऑर्बिट में रहे, किसी ने और लॉन्च किया और वो इस अर्थ से इस ऑर्बिट में है, तो आखिर इस ऑर्बिट वाला सैटेलाइट इसी ऑर्बिट में क्यों है और इस ऑर्बिट में जो है वो इसी ऑर्बिट में क्यों है, इसमें क्यों नहीं आ जाता है? तो इसका मतलब यह है कि किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को रखने के लिए एक पार्टिकुलर वेलोसिटी की जरूरत होती है। उस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी हम लोग डिराइव करेंगे और निकालेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये वॉल्यूम 1 में कुल मिला के 8 चैप्टर थे ग्रेविटेशन तक। तो अब ये वॉल्यूम 1 का इंपॉर्टेंस जो है क्लास 11th में, अभी वॉल्यूम 2 पर मैंने कहा था ना कि अभी मैं बात नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी। आज थोड़ा सा हम लोग वॉल्यूम 1 का रिव्यू देखेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर जब वॉल्यूम 2 पर आएंगे तो फिर से एक बार सिलेबस का रिव्यू कर लेंगे हम लोग, है ना। तो फाउंडेशन में यानी क्लास 11th में अगर देखा जाए तो ये वॉल्यूम 1 का वेटेज क्या है, कॉन्सेप्ट वाइज देखो बेटा, इतना ना वेटेज है कि मैकेनिक्स जिसके हाथ से छूटा वो किसी कंपटीशन में नहीं ठहरेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मार्क्स वाइज अगर देखें तो एनसीईआरटी ने यानी सीबीएसई ने एक मार्क्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एक डिजाइन करा है कि भाई मार्क्स कैसे कैसे होंगे। तो हमारे यूनिट 1 जिसमें मैंने बताया था ना 2 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसको काट दो, उसे तो कोई क्वेश्चन आना नहीं है। ये आपका क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, फिर उसके बाद मोशन इन 1 डायमेंशन है, फिर मोशन इन प्लेन जिसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक पार्ट क्या है हम लोग का मैथमेटिकल फिजिक्स का जिसमें हम लोग को वेक्टर पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग आगे आ गए लॉज ऑफ मोशन तक आ गए, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के देखिए 3 यूनिट और एक को छोड़ दिया जाए तो 4 चैप्टर मिला के 23 मार्क्स का वेटेज है क्लास 11 में। और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट 4, 5 और 6 में आ जाते हैं, यानी कि चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 4 वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी एंड पावर है। फिर उसके बाद यहां पर हम लोग का क्या आ गया, वही सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और 8 में ग्रेविटेशन। तो ये 3 मिलाकर के हम लोगों के पास कितने आ रहे हैं, 17 नंबर। और जब दोनों को ऐड करते हैं तो कुल मिला के 40 नंबर। आपको पता है ना टोटल 70 नंबर का थ्योरी होता है, और उस 70 नंबर में 40 नंबर आपका कहां से आ रहा है, वॉल्यूम 1 से आ रहा है। कहां से आ रहा है, वॉल्यूम 1 से आ रहा है। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वॉल्यूम 1 का वेटेज कितना ज्यादा है, और 30 मार्क्स जो होगा इसमें वो आपका वॉल्यूम 2 से होगा। क्लियर है? तो इसमें पूरा मैकेनिक्स हम लोग का चलाया है, पूरा मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में हम लोग जब आएंगे तो बढ़िया वाला न्यूमेरिकल आएगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आएगा। हम लोग का फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा, हम लोगों का न्यूमेरिकल होगा, फ्री फॉल से न्यूमेरिकल होगा, प्रोजेक्टाइल से न्यूमेरिकल होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से न्यूमेरिकल होंगे। तो काफी न्यूमेरिकल है इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, और हम लोग स्टार्ट करेंगे वही यूनिट एंड मेजरमेंट से। फिजिकल वर्ल्ड अपने से पढ़ लेना है, कोई दिक्कत होगी सवाल पूछ लेना है, ठीक है। वो आपको एक माइंड सेट क्रिएट कर रहा है चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड जो है, कि भाई फिजिक्स पढ़ना है तो आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, बस इतना ही है। तो थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।